हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंतर्गत फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस था उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने दो टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में आपके टोटल 10 टॉपिक है जो कि आपके सामने हैं, जैसे कि दृढ़ पिंड गतिकी है, आपके उष्मागतिकी था, दोलन है, तरंगे हैं, स्थिर वैद्युतिकी है, विद्युत धारा है, प्रकाशिकी है, परमाणु है, नाभिक है और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक यानी जो आपके गेट वगैरह होते हैं वो है। इसके अंतर्गत हम बात कर चुके हैं दृढ़ पिंड गतिकी कंप्लीट और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कंप्लीट बात कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, आपका जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज होता क्या है, उससे जो डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और गॉस थ्योरम क्या कहती है और उसके अनुप्रयोग यानी कि गॉस थ्योरम के आप एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट फिजिक्स की दो प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें एक में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक आपको जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। तो आप जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियो भी जरूर देखें और साथ ही साथ थ्योरी की क्लास से आप नोट्स जरूर बनाएं। एक दूसरी बात, आप लोगों के जो मीडियम यानी कि आपका माध्यम को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं इंग्लिश में वीडियो अपलोड करिए, कुछ कह रहे हैं हिंदी में अपलोड करिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर अपने पास में 10 टॉपिक है तो मैं 5 टॉपिक इंग्लिश में करवाऊंगा, 5 टॉपिक हिंदी में, और 5 जो इंग्लिश में होंगे उनके हिंदी में नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, जिसके हिंदी में होंगे उसके इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हम दोनों ही मीडियम में आप लोगों की सहायता करेंगे। अब क्या रहता है कि दोस्तों दोनों मीडियम में एक ही टाइम पे क्लास चलाना भी पॉसिबल नहीं है, फिर हमारी क्लासेस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, हिंदी मीडियम में अलग और इंग्लिश मीडियम में अलग। तो इतना तो एफर्ट नहीं कर सकता मैं आपके लिए, क्योंकि फिर जो है दोस्तों अदर क्लासेस भी चलती है, आप लोग जैसा कि देखते हैं सेकंड ग्रेड की चलती है, फर्स्ट ग्रेड की चलती है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि 5 टॉपिक हम इंग्लिश में करवा देंगे। जैसे कि देखो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका कुछ वीडियो इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। अब 5 टॉपिक मैं इंग्लिश में करवा दूंगा, 5 टॉपिक हिंदी में करवा दूंगा। जैसे ये आपके जो है परमाणु है, नाभिक है, ये आपका सेमीकंडक्टर है, ये इंग्लिश में ही अच्छे समझ से आ जाते हैं। जैसे प्रकाशिकी है, ये इंग्लिश में ही अच्छा रहेगा, तो इनको इंग्लिश में करवा दूंगा। और बाकी जो स्थिर वैद्युतिकी है, विद्युत धारा है, ये हिंदी और इंग्लिश में लगभग सेम ही रहते हैं, इसलिए मैं इनको हिंदी में करवा दूंगा। ठीक है, नोट्स आपको दोनों ही मीडियम में अलग अलग और क्वेश्चंस भी आपको दोनों ही मीडियम में अलग अलग अवेलेबल मैं करवा दूंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को अब मैं बता देता हूं कि आपको बुक्स कौन सी यूज करनी है, क्योंकि ये बार बार डाउट आता है कि फिजिक्स के अंदर सर कौन सी बुक्स खरीदें। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, बुक्स के लिए आप पहले सबसे क्या कंप्लीट करिए, NCERT, जिसमें ये टॉपिक दे रखे हैं, इसमें से 2-4 टॉपिक 11th में है। जैसे ये आपका दृढ़ पिंड गतिकी, उष्मा गतिकी, दोलन, फिर आपका तरंग है, फिर आपका जो है हाँ ये 4 टॉपिक स्टार्टिंग के 11th के, बाकी ये सब आपको 12th में मिल जाएंगे, ऑप्टिक्स वगैरह। तो आप NCERT से उनकी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर हमारे टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस को देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके जो भी NCERT में नहीं दे रखा वो चीज़ें यहाँ कंप्लीट होगी। उसके बाद में हम जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो तो है ही है, साथ में आप भी अपनी ओर से IIT JEE मेंस के हैं, नीट के हैं, एम्स के हैं, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है, बायो के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, आप उनको लगाइए। और आप लोगों के लिए हमने ये भी सुविधा उपलब्ध करवा रखी है, आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप जल्दी से नीचे जो स्क्रॉल बार में नंबर चलता है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको वहाँ हर प्रकार की सुविधा पर्सनली इंटरेक्शन के माध्यम से दी जाएगी। और हम जो है दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। नोट्स और क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब आप लिखेंगे उष्मा गतिकी, सॉरी आप जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थितिकी। और विद्युत स्थितिकी के अंदर पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो आपका चार्ज है, विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये क्या होता है,
क्योंकि जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमें समझ में आएगा तब ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज के आगे की बातें जो हमारा समझने वाले हैं वो समझ पाएंगे। क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप पढ़ते ही क्या हो कि चार्ज जो है वो स्थिर अवस्था में है तब उसकी क्या क्या रिएक्शंस होती है, वो तब तब क्या क्या कार्य करता है, कितना फील्ड डेवलप करता है, उसी को तो हम कह रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर आप क्या करते हो कि जो स्थिर आवेश होता है उसकी अनुक्रियाओं से संबंधित जो प्रभाव वगैरह है उसके बारे में पढ़ते हो। ये केवल एक थ्योरेटिकल नहीं है, इसके अनुप्रयोग आप अपने सामान्य जीवन में भी देख सकते हो। जैसे कि आपकी जो फोटोस्टेट की मशीन होती है उसमें विद्युत आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में ही होते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रिंटर में आप देख सकते हो, आप जो है भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफी वगैरह जो होती है उसमें भी स्थिर आवेश जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विद्युत आवेश के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे और विद्युत आवेश होता क्या है ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, समझ में आ गया होगा। ये स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करना है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये इतिहास में 600 वर्ष पूर्व, कब? 600 वर्ष पूर्व हमारे ग्रीस देश के, कहाँ के? अरे मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसकी हिस्ट्री समझा रहा हूँ कि कैसे आखिर आवेश के बारे में पता चला। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 600 वर्ष पूर्व ग्रीस देश के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। ये जो थेल्स वैज्ञानिक थे इन्होंने देखा कि जब हम एम्बर यानी आप ये कह सकते हो एक रेशेदार पदार्थ है, और एम्बर को जो है आप किसके साथ में, किसी ऐसे और अन्य रेशेदार पदार्थ यानी कि ऊन के साथ रगड़ते हैं या छोटे छोटे जो, फिर अब जैसे ही रगड़ा आपने तो रगड़ने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि जो आपका एम्बर है उसके ऊपर ऐसी कैपेसिटी आ जाती है या ऐसी पावर आती है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो या भूसे के छोटे छोटे टुकड़े हो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो थेल्स ने सोचा कि ऐसा इस एम्बर में है क्या। क्या देखा था इन्होंने? किसके ऊपर ये प्रयोग कर रहे थे? एम्बर के ऊपर। ये एम्बर क्या है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इस एम्बर को ही हम आगे जाकर के कहेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एम्बर है इसको आपने किसी रेशेदार पदार्थ यानी ऊन है या आप रेशम है इसके साथ में जब रगड़ते हो तो इस एम्बर के पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है, इसके पास में एक ऐसी पावर आ जाती है कि ये क्या करने लगता है, कागज के टुकड़े हो, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भूसे के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि कचरा छोटा छोटा जो होगा उनको ये क्या कर सकता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। अच्छा भाई, अब ये आकर्षित क्यों कर रहा है? यही चीज सोची किसने? थेल्स ने। तो थेल्स ने सोचा कि ये आकर्षण क्यों कर रहा है। तब जाते इनको पता चला कि ये जो आकर्षण होता है ये आकर्षण होता है एक आवेश के कारण। किसकी वजह से? आवेशों की वजह से जो है ये थेल्स ने कहा कि एम्बर जो है वो दूसरी वस्तुओं को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, भूसे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सर ये एम्बर क्या है? तो एम्बर जो है आपका इलेक्ट्रॉन का ही ग्रीक नाम है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या हुआ? उसने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन को किसी और रेशेदार पदार्थ के साथ में रगड़ा था। तो इलेक्ट्रॉन तो करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपको बता रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही तो चीज हम यहाँ समझ रहे हैं अभी कि एम्बर के पास ऐसी शक्ति क्या आई थी? आवेश आ गए थे जिसकी वजह से वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, भूसे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये एम्बर क्या था? एक एम्बर जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही है। ग्रीक नाम है केवल इलेक्ट्रॉन का, क्या?
एम्बर। और इसी के आधार पर इस पूरे चैप्टर में जब ये इलेक्ट्रॉनों के इस आवेश के बारे में हमें पता चला और जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा, तो इस इलेक्ट्रॉन से ही हमारे पास में एक नई चीज़ निकल कर के आई और वो थी इलेक्ट्रिसिटी। क्या निकला? इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक निकला। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक निकल चुका है, लेकिन इन्होंने ये देखा कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक अगर होता है स्थिर अवस्था में, एक होता है चलती हुई अवस्था में। तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केवल और केवल किसके बारे में? स्थिर अवस्था में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन जब स्थिर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये था पूरा आवेश कैसे डेवलप हुआ, कैसे जो है हमारे थेल्स नामक वैज्ञानिक को पता चला। समझ में आ गई बात? क्या ये हमें रखना चाहिए? चलिए तो इसको रख ही देते हैं, आपके आगे जो है रिवीजन करने में काम आएगा। अब मैं आपको विद्युत आवेश के बारे में जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको विद्युत आवेश के बारे में याद रखना है कि जो विद्युत आवेश है ये एक क्या है दोस्तों? अरे ये क्या है? एक नेज गुण है। क्या है? नेज गुण है, जिसकी वजह से जैसे ही कण का अस्तित्व होता है ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर आवेश आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आवेश आ जाते हैं। तो आप लिखेंगे आवेश, आवेश पदार्थ को निर्मित करने वाले मूल कणों का नेज गुण है। कैसा गुण है? नेज गुण है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है सबसे पहले। और इस नेज गुण की वजह से ही हम जो है आवेश के अंदर एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन पढ़ पाते हैं या समझ पाते हैं। ठीक है भाई, सेम सेम होते हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग है तो क्या करेंगे दोस्तों? अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम सेम है तो रिपल्सन करेंगे। तो आवेश जो है वो पदार्थ के अंदर निर्मित जो छोटे छोटे मूल कण जिससे वो पदार्थ बना है उसका ये नेज गुण होता है। मतलब ये गुण तो उनके अंदर हमेशा उपस्थित होता ही होता है। दूसरी बात, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं? तो ये दो टाइप है इसके अंदर। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये हो गया ऋणात्मक आवेश। और दूसरा हो जाएगा धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। ठीक है, तो ये क्या है? एक नेज गुण है और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश। समझ में आ गई बात? अब देखिए नेक्स्ट चीज, थर्ड आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो आप लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल आवेश, एक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल आवेश होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जो है आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट
चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि एक तरफ है प्लस चार्ज और दूसरी तरफ भी है प्लस, एक तरफ है नेगेटिव दूसरी तरफ भी है नेगेटिव, और एक पांचवा केस हो सकता है कि एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो आपको बता दूं दोस्तों, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो आप ये साइन याद रखना, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये एक दूसरे की ओर आएंगे। समझ में आ गई बात, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। और ये क्या हुआ, ये दोनों के दोनों केस किसके हैं, रिपल्सन के हैं। किसके केस हैं, रिपल्सन के। ठीक है, चलिए तो आवेश के बारे में आपको जो जो चीज़ याद रखनी है उसमें पहली चीज़ है कि आवेश होता क्या है। तो ये पदार्थ को निर्मित करने वाले जो मूल कण है उनका नेज गुण है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, तो आवेश की एसआई यूनिट है। और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपल्सिव करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव है तब भी ये एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि क्या हुआ, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑलवेज क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट आपको आवेश के बारे में क्या लिखना है। तो 6 पॉइंट है आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम क्या कह सकते हैं इसको, इसका जो है दोस्तों ये गुण होता है क्वांटाइजेशन, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आवेश हमेशा जो है दोस्तों किस फॉर्म में होगा। अरे हमेशा का हमेशा ये है ना, किस में आएगा, Q बराबर NE के फॉर्म में आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसका कोई इंटीजर नंबर ही किसी और के ऊपर चार्ज हो सकता है। समझ में आ गई बात, क्या, देखिए मैं बताता हूं कि आप लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE ही होगा। इसका मतलब ये है केवल और केवल कि ये जो E है ये तो अभी जस्ट बताया कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो N है ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात। तो किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी पदार्थ के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा कैसा होगा दोस्तों, एक क्वांटित होगा। क्वांटित का मतलब है कि वह हमेशा जो आपका एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसका कोई न कोई इंटीजर नंबर में होगा। क्या होगा, इंटीजर नंबर में मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे 7 नंबर पे, और वो है आपका 7 नंबर का पॉइंट, विद्युत आवेशों की योज्यता यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप लिखेंगे विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता ये कहती है केवल और केवल दोस्तों कि मैं आपको यहाँ अगर बनाकर बताऊँ तो सपोज करिए ये कोई बॉडी थी, यानी ये कोई आपके पास में एक जो है एरिया दे रखा था। इसके अंदर मानिए कि आपके पास 3Q चार्ज है, प्लस 4Q चार्ज है, और माइनस का 7Q है, और प्लस का 5Q चार्ज है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है, यानी कि इसके ऊपर अब जो है फाइनली चार्ज कितना होगा, तो इस पूरी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा कि इन सब चार्ज को हम जोड़ देंगे विथ साइन, यानी कि
प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस का 3Q प्लस 4Q प्लस 5Q माइनस 7Q। अब देखिए 3 और 4 7 और ये माइनस का 7, यानी ये और ये तो उड़ गए भाई। 3 और 4 7, 7 में से 7 गया 0, तो बचा कितना 5Q। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा प्लस 5Q होगा। यही ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ही हमें क्या कहते हैं, विद्युत आवेशों की योज्यता। क्या होती है ये, विद्युत आवेशों की योज्यता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का जो नेचर होता है वो एडिटिव होता है, योग्य फल होता है, यानी आप उसको जोड़ सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, आवेशों की क्वांटीकरण समझा दिया। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है 8 नंबर पर, वो आप लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश की निश्चरता यानी कि इनवेरिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इसका मतलब, सब समझेंगे। तो आप लिखेंगे विद्युत आवेशों या विद्युत आवेश की, आप विद्युत आवेश की लिख दीजिए, एक मिनट। विद्युत आवेश की निश्चरता, इसका क्या मतलब है, निश्चरता, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन वेरिएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास में कोई बॉडी है, सपोज करिए, ठीक है। अब वो बॉडी चले या रुकी रहे, उससे उस चार्ज की वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर ये इस दिशा में जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसके अंदर रखा हुआ है 5Q, ठीक है। ऐसे ही ये एक कोई और गाड़ी है जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है -10Q, ठीक है, और वो जा रही है इधर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से। एक ऐसे ही और गाड़ी है और उसके अंदर रखा हुआ है 5Q और वो इसी दिशा में जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। और ऐसे ही एक और गाड़ी है जिसके अंदर रखा है -10Q और वो इस दिशा में बढ़ नहीं रही है, यानी रुकी हुई है, स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। हमने ये 4 केस बनाए, इसका मतलब क्या हुआ, इन 4 केस का मतलब हुआ कि आप लोगों के पास में जो बॉडी है, देखो 4 केस बन गए, 1 2 3 4। अब इन चारों के अंदर आप देखेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड से ही गाड़ी इधर जा रही है, ये 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन इनके अंदर जो 5Q चार्ज है और इसके अंदर भी 5Q चार्ज है वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी स्पीड से इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसका नाम दें अगर A और B, तो हम ये कह सकते हैं कि A अवस्था में आवेश बराबर होगा B अवस्था में आवेश के। समझ में आ गई बात, B अवस्था में आवेश के। तो A अवस्था में जो आवेश है 5Q वो B में भी रहेगा, स्पीड बढ़ी हो घटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही अगर हम 3 और 4 का नाम दे दें C और D, तो आप देखेंगे कि C अवस्था में तो गाड़ी चल रही है, C अवस्था में आवेश, और C अवस्था का मतलब क्या है, गाड़ी चल रही है कितनी स्पीड से, अरे 20 मीटर पर सेकंड से। कितना चार्ज है अंदर, -10Q, ठीक है। और जबकि D अवस्था में भी चार्ज तो है -10Q ही, लेकिन ये क्या हो रहा है, अरे ये गाड़ी तो रुकी हुई है। तो क्या रुकी हुई है तो आवेश कम होगा या बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, आवेश C और D गाड़ी में सेम ही रहेगा। तो ये जो नियम है इसे ही हम कहते हैं आवेश की निश्चरता, यानी कि Q विराम अवस्था में और Q चलायमान अवस्था में, या Q ज़्यादा वेलोसिटी में या Q1 कम के वेलोसिटी में,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Q तो जितना है उतना ही रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 8th नंबर पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। ये 9th नंबर पर है शायद, है ना? 9th प्रॉपर्टी है, हाँ। 9th प्रॉपर्टी कहती है विद्युत आवेश का संरक्षण। क्या? विद्युत आवेश का संरक्षण कहने का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये लीजिए। तो विद्युत आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि बॉडी के अंदर चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि आपका ये कह सकते हो कि कोई एक ऐसा विलगित निकाय या आइसोलेटेड निकाय है, सिस्टम है, तो आप चार्ज को ना ही तो क्रिएट कर सकते, ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते। वो हमेशा क्या होगा, जितना है उतना ही बना रहेगा। जिस प्रकार से ऊर्जा का ना तो आप जो है क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ना ऊर्जा कम की जा सकती है, ऊर्जा रूपांतरण किया जा सकता है। क्या हम ऊर्जा को बना सकते हैं? नहीं, ऊर्जा एक कंजर्वेटिव है। वैसे ही विद्युत आवेश भी एक संरक्षित है। संरक्षित क्या है? प्रॉपर्टी है एक तरह से, तो इसका भी संरक्षण होता है। तो आप लिखेंगे इसके लिए किसी निकाय, किसी विलगित निकाय, एडियाबैटिक, ठीक है, किसी विलगित निकाय। ये सर विलगित निकाय लिखवाने का क्या मतलब है? विलगित निकाय लिखाने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि उसमें एक डिब्बा लिया, वो जो है ऐसा था, ओपन था, और उसके अंदर आपने कुछ पदार्थ डाला, फिर पदार्थ आपने बाहर निकाल दिया, तो आपने बोला सर इसमें पहले इतना था, अब तो देखो इतना हुआ है, यानी कम हुआ है। अरे वो कम थोड़ी हुआ, वो तो आपने वहां से निकाल दिया है। तो एडियाबैटिक सिस्टम जो होता है, यानी विलगित निकाय जो होता है, वो ऐसा निकाय होता है जिसमें से आप पदार्थ की मात्रा ना तो निकाल सकते, ना पदार्थ की मात्रा को डाल सकते। इसलिए हम लिखवा रहे हैं विलगित निकाय। तो किसी विलगित निकाय में कुल, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यानी ऑलवेज कंजर्वेटिव हो रहता है। तो सदैव संरक्षित रहता है तथा यह किसी भी प्रक्रिया या अनुक्रिया, प्रक्रिया या अनुक्रिया में के संपन्न, यानी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, संपन्न होने पर भी परिवर्तित, यानी कि चेंज, परिवर्तित नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो एडियाबैटिक सिस्टम होता है उसके अंदर आपका चार्ज जो है ऐसा, या आइसोलेटेड, एडियाबैटिक बोल रहा हूं मैं, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक नहीं, आइसोलेटेड, किसी विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। वो किसी भी प्रक्रिया या अनुक्रिया के संपन्न होने पर भी, कंप्लीट होने पर भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, केवल आप क्या कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो, यानी कि मेरे में से आपके अंदर ट्रांसफर, आप में से किसी और में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन चार्ज को जो है आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो दोस्तों, आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में नाम तो सुना होगा, पढ़ाएंगे तो हम और अच्छे डिटेल में, लेकिन नाम तो सुना ही होगा। उसके अंदर एक रिएक्शन होती है, जैसे कि 238 यूरेनियम 92, ठीक है, और इसका जब पार्टीशन हुआ यानी टूटेगा तो ये बनाएगा 234 थोरियम
और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 90 प्लस इसमें से अल्फा कण बाहर आया। अल्फा कण का मतलब है 4 हीलियम 2, यानी हीलियम कण का बाहर आना अल्फा कण कहलाता है। ये चीज़ आपके पूछी हुई है तो आपको हमें पता भी होनी चाहिए कि किसी भी अगर तत्व का अल्फा जो है हम अनुक्रिया करवाएं तो क्या होता है, उसमें से 4 हीलियम 2 जो है वो बाहर आ जाता है, जो बचता है वो यहाँ लिखते हैं। अब इधर भी आप अगर देखेंगे तो देखिए Q1 यानी इधर जो रिएक्टेंट है उधर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 92, क्योंकि आपको बता रखा है जब उदासीन होगा तो इलेक्ट्रॉन और आपका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, तो इतना कितना है 92 है, यानी इसमें 92 इलेक्ट्रॉन है। अब हम प्रोडक्ट की और बात करें यानी Q2 की और बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 90, यानी 90 इलेक्ट्रॉन। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, चार्ज कम हो गया। अरे कहाँ कम हुए हैं, अभी हीलियम देख, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अलग। तो बताओ क्या Q1 इक्वल टू Q2 है ना। इससे ये प्रूव होता है कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्वेटिव होगा, कभी भी उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक तो जो है दोस्तों इसका कोई भी अपवाद यानी एक्सेप्शन, ऐसी कोई रिएक्शन या ऐसा कुछ मिला नहीं है। आगे कोई मिल जाए तो अभी हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वांटाइजेशन के बेस पर क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को और भी ये टॉपिक जो है क्लियर होता जाए। और इस क्वांटाइजेशन का जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, ये हर जगह कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप लिखेंगे किसी पदार्थ, या ऐसा करिए, चलिए शॉर्टकट लिख दीजिए, आप लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताने हैं, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताने हैं, तो 1 कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है आपको। समझ में आ गई बात। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि मैंने आपको बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। लेकिन उसने आपसे पूछा कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, क्वांटाइजेशन, Q बराबर NE, ठीक है। Q क्या है, अरे Q क्या है, Q क्या है बताओ भाई, Q तो 1 है, दे रखा है ना, 1 कूलम आवेश, तो 1 कूलम बराबर N, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गणना, हमें तो यही तो बतानी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो N ही तो बताना है हमें, इंटू E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो N बराबर आया 1 बट्टे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कूलम से कूलम तो उड़ गया, यानी N बराबर एक संख्या है, तो संख्या आएगी उसकी कोई यूनिट हो नहीं सकती, तो यूनिट कट गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, करो इसको सॉल्व। अरे 16, ये एक जो है 10 यहाँ हटा देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कूलम थे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये तो थे एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश। और 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर, 1 कूलम चार्ज के अंदर।
ये बात आपको याद रखनी है। इसको कैसे कैसे और अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आवेशों के और मात्रक क्या क्या होते हैं, आवेश की विमा क्या होती है, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है, और इनका जो है हम कैसे अलग अलग विधियाँ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे चार्जिंग के माध्यम से, आप फ्रिक्शन के माध्यम से एक दूसरे को टच करवा करके कैसे दो बॉडीज़ को जो है आप चार्ज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और दोनों की दोनों लैब स्टैंड की प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करिए। आप लोग नोट्स बनाइए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप लोगों के 101% अच्छा स्कोर भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।